चुनौतियां होती है ना, वो उसे फेस करने की कैसे कोशिश कर सकते हैं। यूएस में ना एक स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसके अनुसार करीबन 70% फैमिली बिजनेसेस असफल होते हैं दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होने से पहले, और सिर्फ 10% ही हैं जो भाई तीसरी पीढ़ी तक चल पाते हैं। इसके पीछे क्या कारण होते हैं? कारण तो बहुत है भाई, जैसे कि पुअर सक्सेशन प्लान, पारिवारिक झगड़े, विश्वसनीय सलाहकारों का ना होना, उनकी कमी जो होती है, पीढ़ियों के बीच में दृष्टि का टकराव जिसे हम क्लैश ऑफ विजन भी कहते हैं, कैश फ्लो मैनेजमेंट की कमी, भाई ये भी बहुत बड़ा रीजन है, और कई ऐसे कारण होते हैं। कुछ आंकड़े बताऊं पहले आपको। क्रेडिट स्विस एक कंपनी, उन्होंने भी रिपोर्ट निकाली थी। उन्होंने कहा था कि एक तरफ तो इंडियन फैमिली ओन्ड जो कंपनीज होती हैं, जो बिजनेस होते हैं ना, वो 13.9 करीबन 14% एनुअल एवरेज शेयर प्राइस रिटर्न दे रहे हैं 2006 से, और अगर मैं इनको नॉन फैमिली बिजनेस से कंपेयर करूं तो पता है वो कितनी रिटर्न देते हैं? सिर्फ 6% की। पर दूसरी तरफ अगर आप देखो तो 50% जो फैमिली सीईओज होते हैं, ग्लोबली बात कर रही हूं ये मैं, उनका कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होता, कोई लॉन्ग टर्म प्लान भी नहीं होता भाई, और 8 में से 10 फैमिली बिजनेसेस का तो सक्सेशन का पता ही नहीं होता। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि फैमिली बिजनेस देश की इकोनॉमी में तो बहुत योगदान कर सकता है, पर लंबे समय तक बेचारा टिक ही नहीं पाता है। या तो वो बिक जाता है, या पार्टनरशिप हो जाती है, या फिर प्रोफेशनली चलने लग जाता है। चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके कारण मेजॉरिटी ऑफ फैमिली बिजनेसेस फर्स्ट जनरेशन में ही भाई फेल हो जाते हैं। तो पहला रीजन है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। ये सबसे बड़ा कारण होता है एक सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस के गिरने के पीछे। अधिकतर फैमिली बिजनेस के पास साधन ही नहीं होते कि वो ऐसी लड़ाइयां मैनेज कर सके सही उपयोगी तरीके से। इसलिए जरूरी होता है कि किसी भी फैमिली बिजनेस में एक प्रॉपर फीडबैक का मैकेनिज्म हो, ताकि सबको अपनी बात और फीडबैक रखने का ना मौका मिल जाए। दूसरी चीज है क्लैश ऑफ विजन बिटवीन जनरेशन। ये तो दृष्टि के टकराव की हम बात कर रहे थे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, ये बहुत कॉमन है जनरेशन से जनरेशन फैमिली बिजनेसेस में। आजकल तो क्या पहनना है, कहां जाना है, उस पर भी बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनना चाहते और झगड़ा हो जाता है। फिर ये तो आपके खून पसीने की कमाई है। यहां झगड़ा नई दृष्टिकोण को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, बिजनेस को कैसे स्केल करना है, मैनेजमेंट में बदलाव कैसे लेकर आना है, इन सब बातों पर हो सकता है। जहां नई जनरेशन का फोकस डायनामिज्म और गतिशीलता पर होता है, वही पुराने लोग ना अपना फोकस ज्यादा वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने पर रखते हैं। पर नई जनरेशन को भी ये ज्यादातर समझना चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए कि ये जो मेथड्स चलते आ रहे हैं ना, जो आपके पूर्वज लेकर आ रहे हैं, इसमें कोई ना कोई बात तो होगी, कुछ ना कुछ तो है। तो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच की बहुत जरूरत है दोनों तरफ से, जब नई मैनेजमेंट की तकनीक भी हम यूज कर रहे हो, इनोवेशन पर भी फोकस हो रहा हो और वैल्यू सिस्टम भी बना रहे। तीसरी चीज है लैक ऑफ ट्रस्टेड एडवाइजर्स। भाई मेजॉरिटी फैमिली बिजनेसेस के पास लॉयर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल प्लानर्स शायद होते तो होंगे, बट बहुत ही कम ऐसे हैं जो एकदम विश्वसनीय एडवाइजर्स की भूमिका निभाएं। इसके ना दो कारण हो सकते हैं। पहला, क्योंकि आपकी फैमिली में खुद ही एकजुटता नहीं है, तो दूसरे इस चीज का फायदा उठाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप एडवाइस तो ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि करना आपने वही है जो आपका मन करता है, तो आप उसे ज्यादा महत्व भी नहीं देते हैं। ऐसे एडवाइजर्स कोई लड़ाई या समझौते के समय ना बहुत काम आते हैं, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण है किसी पक्ष की तरफ नहीं होता, बाकी वो फैसला ऐसे लेते हैं कि बिजनेस के पक्ष में हो। चौथी चीज है कीपिंग द न्यू जनरेशन इंटरेस्टेड। भाई क्लैश तो एक चीज है, पर आजकल तो नई पीढ़ी ना अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन ही नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां हर चीज को जो भी हो रही होगी उन पे नजर रखी जाएगी, कोई आजादी नहीं होगी, शायद काम का भी पता नहीं कि उनको पसंद आएगा या नहीं। अब गल्ले पे तो मैं नहीं बैठूंगा ना इतनी पढ़ाई लिखने करने के बाद, ये तो एक थॉट आ ही जाता है। पांचवी चीज है पुअर सक्सेशन प्लानिंग। पीडब्ल्यूसी का नाम आपने सुना है, बहुत बार हमने अपनी वीडियोस में लिया है। उन्होंने एक सर्वे निकाला था, उसके अनुसार फैमिली बिजनेसेस जो है ना, आधे इस पूरी दुनिया में उनके पास सक्सेशन प्लान होता ही नहीं है। भाई क्यों? कंट्रोल ही नहीं कोई छोड़ना चाहता, इसलिए नई लीडरशिप कभी ढंग से खड़ी ही नहीं हो पाती। सक्सेशन प्लानिंग का ये मतलब नहीं है कि भाई अब तू मेरा लड़का है, ये ले तूने ये काम करना ही करना है। भाई ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जहां उनकी क्षमता, उनकी स्किल्स को परखा जाता है, कई चीजें सिखाई जाती हैं, ताकि जब दूसरी जनरेशन गद्दी संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, उन्हें ये सब पता हो। बहुत पहले समय में राजा महाराजा क्या करते थे अपने बच्चों के साथ? उनको अर्थ विद्या, शस्त्र विद्या, सब विद्याएं देते थे। फिर जो निपुण निकलता था उसे ही साम्राज्य संभालना पड़ता था ना, क्योंकि अक्सर बिजनेसेस ये नहीं कर पाते, इसलिए फेल हो जाते हैं। फिर अगला रीजन है रेजिस्टेंट टू चेंज। भाई चेंज सबको पसंद नहीं आता, तो कुछ भी नया कोई भी करना चाहे ना, फैमिली का जो मुखिया होता है, जो अभी बिजनेस का लीडर है, उसे नकार ही देता है। अब इसकी क्या जरूरत है, हम ठीक ठाक कर तो रहे हैं, और इसी सोच के साथ ना बिजनेस भी ठीक ठाक ही रह जाता है। फिर आते हैं लैक ऑफ लीडरशिप एंड प्लानिंग। भाई अगर लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाना आएगा, तो आप लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते हो। टनल विजन कहते हैं ना, यानी गुफा में रहने वाली चीज जो विजन एक रह जाती है, वो आजकल नहीं चलेगी। अनसिस्टमैटिक प्लानिंग, चलो आज ये कर लेते हैं, ये ट्रेंड में है, इसे ट्राई मारते हैं। अगर बिजनेस का मुखिया लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकता और ये प्लान लिखित में नहीं लिख सकता, तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। अगला चैलेंज है रेजिंग कैपिटल। अपने फंड से आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, तो इससे ना अच्छी बात हो ही नहीं सकती। पर बिजनेस को अगर काफी आगे तक लेकर जाना है, बहुत बड़ा करना है, तो फंड्स सिस्टमैटिकली कैसे लाने हैं, ये आपको सीखना होगा, और ये शायद अभी फैमिली बिजनेस में किसी को आता भी नहीं होगा। फिर आते हैं स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। काम जल्दी नहीं होता है, तभी सब कहते हैं कि भाई लाला कंपनी है, सब आराम से होगा, और यही आप किसी स्टार्टअप या कॉर्पोरेट में देखेंगे ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको प्रोफेशनलिज्म लाना होगा। फिर आते हैं कंट्रोल वर्सेस डेलीगेशन। नियंत्रण और डेलीगेशन में अंतर समझना है आपको। जहां ट्रस्ट ज्यादा है, वहां टेंशन कम है। आप काम डेलीगेट करो और आपको विश्वास की कमी नहीं होगी कि ये काम नहीं होगा। तो कंट्रोल को छोड़ो, सीखना आपको ये पड़ेगा, अगर आपको बिजनेस की भलाई देखनी है। इंप्लॉइज को डिसीजन लेने दो, वरना किसी को नहीं लगेगा कि उनकी कंपनी में ना
ग्रोथ हो रही है। ये जो हाई फेलियर रेट है ना फैमिली बिजनेस का, इसे कम किया जा सकता है अगर फैमिली बिजनेस कुछ नियमों का पालन कर ले और कुछ बदलाव के लिए तैयार हो। तो क्या है ये बदलाव? पहली चीज तो डिवाइड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई एक फैमिली बिजनेस में ना एक या एक से अधिक फैमिली मेंबर्स तो हो सकते हैं, इसलिए उनकी ड्यूटीज को प्रॉपर्ली डिवाइड करना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो। सबके काम अलग अलग होंगे तो दूसरों के काम में टांग भी नहीं अड़ाएंगे और कम बहसबाजी होगी। साथ में डिसीजन जरूर ले सकते हैं, पर अपने डिपार्टमेंट को कैसे चलाना है, डे टू डे ऑपरेशन कैसे करनी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। एक और चीज, रोल भी ऐसे बांटने हैं जिसमें वो सक्षम हो। किसी को फाइनेंस की नॉलेज अच्छी है तो कोई फाइनेंस संभाल सकता है, उसको फाइनेंस दो। किसी को मार्केटिंग पसंद है तो उसे मार्केटिंग में डालो भाई। दूसरी चीज जो आपको करनी है, सेट सम बाउंड्रीज। किसी भी फैमिली बिजनेस में ना उनके फैमिली मेंबर्स की वॉइस जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है दूसरे एम्प्लॉइज की तुलना में, लेकिन अपने एम्प्लॉइज की बात को आपने वैल्यू देनी है, वरना आप अच्छे टैलेंट को ना रिटेन नहीं कर पाएंगे और ये आपके बिजनेस के लिए बहुत बुरा हो सकता है। कहते हैं ना, एम्प्लॉइज को ऐसा ट्रीट करो कि वो आपकी फैमिली बन जाए और फैमिली को ऐसा करो कि वो प्रोफेशनलिज्म सीख जाए। ये करके देखिएगा क्या तालमेल बैठेगा। फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए कि वो दूसरे एम्प्लॉइज के काम में टांग ना अड़ाए जब तक उन्हें कोई इशू नहीं दिख रहा। तीसरी चीज जो आपने करनी है, ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। एक कॉमन गलती जो हर फैमिली बिजनेस में होती है वो है प्रोफेशनलिज्म की कमी और इमोशनल फैमिली रिलेशनशिप को ज्यादा जोर देना। डिसीजन मेकिंग उसी फैमिली के सदस्य को करनी चाहिए जिसमें वो स्किल हो, वो क्षमता हो। जस्ट बिकॉज कि आप उनके भाई या बेटे हैं पर नॉलेज आपको धेले की नहीं है तो डिसीजन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो बिजनेस के लिए सही है वो वैसे डिसीजन ले और उसका महत्व समझे और उसी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। और फैमिली मेंबर्स की फीलिंग्स को संभालने का आर्ट या हुनर भी आपको आना चाहिए। चौथी चीज है, पुट बिजनेस रिलेशन इन राइटिंग। भाई ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए हर फैमिली मेंबर के बीच, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन इससे अवॉइड होती है। मेक श्योर कि फैमिली रिलेशन और बिजनेस रिलेशन को डिफरेंटली ट्रीट किया जाए। आप अपने फैमिली मेंबर्स की गलतियों को कभी भी कवर अप ना करें, उसे एक लर्निंग की तरह यूज करें। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो होना चाहिए एटलीस्ट, वरना एक गलत मिसाल खड़ी हो सकती है और दूसरे एम्प्लॉइज भी वही फॉलो करने लग जाएंगे। पांचवी चीज, डोंट प्रोवाइड सिंपैथी जॉब टू फैमिली मेंबर्स। भाई ये फैमिली बिजनेस में ना कॉमनली देखा गया है। कभी भी आपको अपने फैमिली मेंबर्स को काम पर इसलिए नहीं रखना चाहिए कि उनके पास कोई और काम नहीं है, तो कम से कम ऑफिस तो जाएंगे। भाई बिजनेस सिंपैथी पे नहीं चलता बल्कि प्रोफेशनलिज्म पे चलता है। तो आपको ना अपने एम्प्लॉइज का चुनाव स्किल, नॉलेज, लीडरशिप एबिलिटी के आधार पर ही करना चाहिए, ना कि भाई भतीजावाद पे। एक्चुअली मोर सो आप अपनी गलत डिसीजन से पूरे बिजनेस को ना रिस्क पर डाल सकते हो। फिर आते हैं डिफाइन अ पॉजिटिव वर्क कल्चर। भाई फैमिली बिजनेस वाली कंपनीज में ना कल्चर एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और आप अपने बिजनेसेस को कैसे चलाते हो ये आपके कंपनी के कल्चर से ही पता चलता है। तो पॉजिटिव कल्चर जहां सब समान हो, सबके साथ काम करने में मजा आए, ग्रोथ हो, ये मानसिकता तो होनी ही चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा कंपटीशन हो ना आपस में तो लोग अच्छा काम करते हैं, प्रेरित होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज तो आपको चाहिए ही और वो फैमिली बिजनेस के कल्चर में ढलने चाहिए। कहते हैं ना, व्हेनेवर यू सी अ सक्सेसफुल बिजनेस, समवन हैज मेड अ करेजियस डिसीजन। मतलब अगर आप फैमिली बिजनेस को अपने आने वाली जनरेशन तक पास ऑन करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे फैसले आपको कभी-कभी लेने पड़ेंगे जो मुश्किल हो, आपके वैल्यू सिस्टम से अलग हो और कहते हैं ना थोड़े असुविधाजनक भी हो सकते हैं। किसी भी बिजनेस ओनर के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग डिसीजन तो यही होता है, टू चूज द राइट सक्सेसर। मतलब आपके पास बिजनेस कौन संभालेगा भाई, तो ये चुनाव कि कौन आपकी कंपनी का नेक्स्ट सीईओ होगा, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो या कोई बाहर से लाया गया प्रोफेशनल हो, ये कठिन है, पर तैयारी करोगे तो इसका जवाब भी मिल जाएगा। इमोशनल नहीं होना है, सोच समझकर फैसला लेना है। कहते हैं ना, मेरिट फर्स्ट, ब्लड रिलेशन सेकंड। भाई बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं लेगेसी भी मैटर करती है। जितना स्ट्रॉन्ग आप लेगेसी क्रिएट करोगे उतना सफल आपका बिजनेस होगा। चलिए वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स दे रही हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फैमिली बिजनेस की सफलता में, अगर आपको अपने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो करना है और आगे बढ़ना है। तो पहले डूज की बात करते हैं। पहला है डू कम्युनिकेट। अपने एम्प्लॉइज के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, चाहे वो आपकी फैमिली का हिस्सा हो या नहीं। दूसरी चीज, डू इन्वेस्ट इन लीडरशिप ट्रेनिंग। अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ बढ़िया एम्प्लॉइज से ट्रेन करवाइए ताकि वो बड़े रोल्स और जिम्मेदारियां संभाल सकें। तीसरी चीज, डू बिल्ड अलायंस। आप बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप दूसरों से अलायंस भी बिल्ड कर सकें। ये पार्टनर्स हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं। फिर आता है क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज। भाई हेल्दी बाउंड्री रखिए अपने बिजनेस और फैमिली के डिसीजंस में, दोनों को अलग रखेंगे तो अच्छा होगा। पांचवी चीज, प्लान फॉर द फ्यूचर। आपके पास हमेशा एक फ्यूचर प्लान जरूर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म नहीं सोचोगे तो लॉन्ग टर्म नहीं चलोगे। और आखिरी चीज, प्लान सक्सेशन सूनर देन लेटर। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बाद बिजनेस कौन संभालने वाला है। आइए फटाफट डोंट्स की बात भी यहां कर लेते हैं। तो पहली चीज, डोंट क्रिएट टू क्लासेस ऑफ एम्प्लॉइज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, फैमिली वर्सेस नॉन फैमिली यहां होना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, डोंट गिव फैमिली मेंबर्स अ फ्री पास। भाई ये तो आप फैमिली मेंबर्स को मत बोलिएगा कि आपके जो मन में आया आप कर सकते हो। हम सब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तीसरी चीज, घर के झगड़ों को आप काम पर नहीं लाएंगे, घर में सुलझाएं तो बेहतर ही होगा। और चौथी चीज, इसी से मिलती जुलती, फैमिली डिसीजंस और बिजनेस डिसीजन में कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों को थोड़ा अलग ही रखिए और अलग से ही ट्रीट करना है आपको। तो दोस्तों, फेल होना किसी को पसंद नहीं आता है। चुनौतियां तो हर बिजनेस में होती हैं, पर उसे